13 मई 2026 को आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर के। अब इसमें है क्या कि जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन के जो बैंक्स हैं, अगर उनको पहले फिनटेक के साथ जो है कोलैबोरेट करना पड़ता था, तो उसमें क्या थी कि पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती थी आरबीआई से, अप्रूवल के बाद ही फिनटेक किसी भी एडी कैटेगरी वन बैंक के साथ जुड़ सकते थे। आरबीआई ने अब इसी को रिमूव कर दिया है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि अब क्या बहुत आसानी से जो फिनटेक है वो एडी वन कैटेगरी बैंक से जुड़ पाएंगे, कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं और इसका असर क्या होगा उसे भी समझते हैं। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 2016 का जो मैंडेट है आरबीआई का, वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि जो नॉन बैंक एंटिटीज हैं या जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, उनको अगर किसी भी ऑथराइज जो डीलर बैंक है, एडी कैटेगरी वन बैंक है, उसके साथ अगर जुड़ना है, कोलैबोरेट करना है, तो उसको सबसे पहले आरबीआई के पास अपनी जो रिक्वेस्ट है वो भेजनी पड़ेगी। स्पेसिफिक जो परमिशन है वो आरबीआई देगा अपनी सारे जांच पड़ताल के बाद। उसके बाद ही कोई भी जो बैंक है वो फिनटेक के साथ जुड़ सकता है और जो भी रेमिटेंस का काम है वो हो पाएगा उनकी ऐप के माध्यम से। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि आरबीआई के पास कोई भी फिनटेक अगर जाएगा तो ऐसा नहीं कोई अकेला फिनटेक होगा, और आपको पता है 2016 के बाद से स्टार्टअप्स और फिनटेक्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो ऐसे में जो मार्केट में लॉन्च होने का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। वहाँ पे आरबीआई की पूरी जो स्क्रूटनी होगी वो होगी, उसके बाद ही अप्रूवल मिलेगा, रिजेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इसकी वजह से क्या था कि जो डिले है लॉन्च में वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा था। इसके साथ-साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है आरबीआई के ऊपर वो और बढ़ गया, मतलब एक काम और ऐड हो गया कि अब ये भी आरबीआई को ही करना है। तो इस वजह से आरबीआई ने यहाँ पर जो प्रायर अप्रूवल का जो सीन था उसको यहाँ पे हटा दिया। मतलब आरबीआई ने ये कहा है कि अब किसी तरह की अप्रूवल के लिए किसी भी फिनटेक को या फिर नॉन बैंकिंग जो एंटिटीज उनको आरबीआई के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाना है। आप आरबीआई का चक्कर छोड़ो, आप सीधे जो एडी कैटेगरी वन बैंक है उसके साथ जुड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है, कुछ यहाँ पे शर्तें रखी गई, जैसे यहाँ पे जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा जिसके लिए ये एडी कैटेगरी वन बैंक से जुड़ना चाहेंगे, जिसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो सारे जो ऑनलाइन मोड्स हैं उनके द्वारा होगा, वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर उनके माध्यम से। और जो ट्रांजेक्शन है ये नॉन ट्रेड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स ये होंगे, वही इसमें यहाँ पे कह सकते हैं अलाउड है। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो ट्रेड वाला ट्रांजेक्शन है या फिर जो करंट अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पर आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी फिनटेक्स या स्टार्टअप्स यहाँ पे जुड़ेंगे एडी कैटेगरी वन बैंक से, वो किसी तरह के थर्ड पार्टी राउटिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब जो रेमिटर होगा उसका पैसा डायरेक्टली ही बैंक के पास जाना चाहिए, किसी तरह का होल्डिंग पीरियड या फिर कहीं और से राउट करके उसको नहीं ला पाएंगे। तो ये सारी जो कह सकते हैं कुछ नियम शर्तें हैं यहाँ पे लगाई गई हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, ये तो काफ़ी आसान हो जाएगा फिनटेक्स के लिए भी, और यहाँ पे धोखाधड़ी के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि अब किसी तरह की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है कि जो अपना बर्डन है ना, कि आरबीआई को जो ये था कि सब वो एक गेटकीपर की तरह काम कर रहा है, अब वो आरबीआई केवल कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग मॉडल पे चला गया है। मतलब अभी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे रहेगी, लेकिन अब आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अब जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो एडी कैटेगरी वन बैंक है उसको दे दी गई है। मतलब जिस बैंक के साथ कोई भी फिनटेक ऐड होना चाह रहा है, कोलैबोरेट करना चाह रहा है, अब वही बैंक जो है जितना भी जो पीछे का स्क्रूटनी है वो सारी चीजें हैं कि जो फिनटेक है वो सही है कि नहीं सही है, रजिस्टर्ड है, सही तरीके से काम कर रहा है, जो फेमा के रूल्स वगैरह हैं उनको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारा चीज़ जो बैंक है उनके ऊपर ये डाल दिया गया है। जितना भी केवाईसी या फिर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के यहाँ पे चेक्स हैं वो सारी चीज़ें बैंक ही करेगा और उसके बाद वो आगे उसको अपने साथ जोड़ पाएगा। अब यहाँ पे समझ रहे हैं किसी तरह का अगर फेलियर होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे उस एडी कैटेगरी वन बैंक के पास आती है। मतलब उसके लिए ये नहीं होगा कि ये कहेगा कहेगा कि आपके पास अप्रूवल की जरूरत नहीं थी आरबीआई से, तो हमने ऐसे ही रख लिया, ये नहीं यहाँ पे होगा। इसके साथ यहाँ पे जो कस्टमर प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, साइबर सिक्योरिटी के सेफगार्ड को मेंटेन करना, ग्रीवेंस रिड्रेसल करना, मतलब पैसा भेजा गया नहीं पहुंचा, ये सारी चीज़ें भी अब बैंक के साथ ही ये सारी चीज़ें चलेंगी। मतलब जो ज़िम्मेदारी थी पहले आरबीआई की कि वो सारी चीज़ें करता था, उनकी स्क्रूटनी करना, देखना, केवाईसी, एएमएल और फेमा के जो कंप्लायंसेस है उनको देखना, वो सारी चीज़ें बैंक के ऊपर ये ट्रांसफ़र होगी। आरबीआई केवल कंप्लायंस जो मॉनिटरिंग का काम है वो करेगा। आरबीआई ये देखेगा कि अगर कोई बैंक ऐसा है जिसने बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के किसी फिनटेक को अपने साथ ऐड कर लिया,
तो वहाँ पर बैंक के ऊपर जो कह सकते हैं फ़ाइन है या फिर जो भी आरबीआई की तरफ से दंड है वो दिया जाएगा, तो वो बैंक उसका ज़िम्मेदार होगा। आगे हम बात करें यहाँ पे कि जो इस तरह का जो नियम आ रहा है, इसमें जो कस्टमर ट्रांसपेरेंसी के रूल्स हैं उनको भी यहाँ पे एनहांस किया जा रहा है। मतलब अगर कोई कस्टमर रेमिटेंस भेज रहा है, रेमिटेंस का मतलब आप ऐसे समझिए कि आप विदेश से पैसा इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया से आप अपने बच्चों को या किसी को आप पैसा भेज रहे हैं। यहाँ पे नॉन ट्रेड है, नॉन ट्रेड का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके बच्चे अगर एजुकेशन ले रहे हैं कहीं बाहर के देश में, उसके लिए पैसा भेज रहे हैं, या फिर आप मेडिकल के लिए पैसा भेज रहे हैं, या फिर कोई घूमने गया है, आप उसको पैसा भेज रहे हैं, तो इस तरह का जो भी एक्सपेंस होगा वो आपका यहाँ पे नॉन ट्रेड कहलाएगा। ट्रेड वाला नहीं होगा कि आप वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम करवा रहे हैं, वो इसके तहत नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए कहा गया है आरबीआई की तरफ से कि जो भी एडी कैटेगरी 1 के जो बैंक्स हैं और जो ऐप्स यहाँ पे साथ में इन्वॉल्व रहेंगे, उनको जो रियल टाइम रेट्स हैं, वो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं, वो उनको दिखाना होगा कस्टमर को। मतलब अगर कोई भेज रहा है पैसा तो उसको उस समय जो करंट फॉरेक्स रेट है वो दिखाई देगा। उसके साथ उसकी वैलिडिटी भी दिखाई देगी कि ये जो रेट है कितने समय तक ये वैलिड रहेगा। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी भेज रहा है तो उसको पता रहेगा कि अभी हमने देखा ये रेट कब तक वैलिड रहेगा, तो उसके अंदर उसको पेमेंट करनी है, तो वो कर सकता है। और यहाँ पर जब भी कोई पेमेंट करेगा, रेमिटेंस कर रहा है, तो उसको टोटल कॉस्ट दिखाई जाएगी। मतलब कि मान लीजिए कोई 50,000 रुपए भेज रहा है, तो उस समय फॉरेक्स रेट क्या है, उसके साथ बैंक की फीस कितनी लग रही है, प्लेटफॉर्म फीस कितनी लग रही है, जीएसटी कितना लग रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना जो है कटेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएँगी। तो मतलब कुछ भी हिडन नहीं रखना है। और इसके साथ ये भी बताना होगा कि जो फाइनल आउटपुट होगा, कि मान लीजिए आपने 50,413 रुपए भेजे, तो जो बेनिफिशियरी है उसको कितना रुपया डॉलर में या फिर आप जिस भी करेंसी में भेज रहे हैं, वो कितना रुपया उसको मिलेगा, वो भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। और यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो दिया गया है कि फंड को जो रीच करेगा बेनिफिशियरी में कि तक वो 1 से 2 दिन, 2 बिज़नेस डेज़ के अंदर वो रीच करना होगा, ये भी यहाँ पे बताया गया है। मतलब इन ट्रांसपेरेंसीज़ के साथ ये होगा कि ऐसा नहीं अंधे चुक्के में कोई भी काम हो रहा है, आपने पैसा भेज दिया, बैंक कभी कुछ पैसा काट रहा है, कभी कुछ पैसा काट रहा है, आपको कुछ पता नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएँगी। अगर हम बात करें कि इस तरह की चीज़ें मतलब आरबीआई ने किया ही क्यों? तो देखिए जो एलआरएस स्कीम है, लिबराइज़्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके तहत कोई भी जो रेज़िडेंट इंडिविजुअल है, वो 2.5 लाख डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर तक भेज सकता है। तो उसके तहत यहाँ पे ये करा गया है कि अगर कोई फिनटेक जुड़ रहा है, फिनटेक के जुड़ने के साथ होता क्या है कि जो इसकी स्पीड है वो भी आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी। इसके साथ-साथ आप समझिए कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो डिजिटल इंडिया इसको बढ़ावा मिलेगा, मतलब बेहतर से बेहतर जो फिनटेक्स हैं वो ये यहाँ पे जुड़ पाएँगे, जल्दी से जल्दी वो मार्केट में लॉन्च कर पाएँगे अपने प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें हो पाएँगी। और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, मतलब जो स्टार्टअप्स और फिनटेक्स के लिए है, वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगा। तो यहाँ पर आरबीआई ने चारों मतलब कह सकते हैं सारे जो जितने भी इसके स्कोप्स हैं उनको ध्यान में रखा है कि जो यहाँ पे फिनटेक्स हैं वो भी आसानी से जुड़ पाएँ। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो कस्टमर हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और जो मॉनिटरिंग का काम है या फिर जो यहाँ पे कंप्लायंस का काम है वो भी प्रॉपर होता रहे, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी बैंक के लिए तय करी गई है। तो ये थी पूरी न्यूज़, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।